आज हम बात कर रहे हैं बस्तर मूवी की, जो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के बारे में बताया गया है और अदा खान ने एक सोल्जर का किरदार निभाया है, जिसमें वो आदिवासियों से मुकाबला करती हैं। लेकिन ये बस्तर मूवी की कहानी कहाँ से शुरू होती है, जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है वो, या फिर कुछ और, ये जानने के लिए चलना होगा हमें इतिहास की गहराइयों में। तो चलिए हम सुनते हैं। ये नक्सल एरोगेंसी या नक्सल उग्रवाद क्या है? नक्सलवाद का शब्द वेस्ट बंगाल के नक्सलवादी विलेज से आया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मुजुमदार और कन्नू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। मुजुमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता मोत्से तुंगे के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में केवल बस्तर ही एक ऐसा इलाका नहीं था जहां पे नक्सलियों का प्रभाव था, जो नक्सलियों से प्रभावित था। इनमें बाकी और भी इलाके थे, जैसे कि बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोनागांव, कंकेर, राजनांदगांव, बेलोड, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, कवर्धा और बलमपुर जिले ये भी शामिल थे। कोई भी बड़ा नक्सलवाद अटैक बस्तर, दंतेवाड़ा, ये इन इलाकों के आसपास ही क्यों होता था? क्योंकि भारत के बीच एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, जिसका नाम था दंडकारण्य, जो कि वेस्ट बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और काफ़ी हिस्सों तक फैला हुआ था। यहाँ पर आदिवासियों और बाकी अलग जातियों का राज हुआ करता था। उसके बाद फिर राजाओं का राज शुरू हुआ। वहीं बस्तर में नल डायनेस्टी रूल करती थी, लेकिन कुछ समय बाद यानी कि 12वीं सदी में नल डायनेस्टी खत्म हो गई। फिर उसके बाद बस्तर के एक नए साम्राज्य की शुरुआत हो रही थी, जो कि तेलंगाना के वारंगल में से थी। उस टाइम वहाँ ककाटिया राजवंश का राज्य था। इनकी बहुत सी रानी थी, लेकिन जो मशहूर रानी थी वो थी रानी रुद्रमा देवी। लेकिन कुछ समय बाद इनका भी साम्राज्य हिलने लगा। फिर हम आते हैं 1300 सदी में, जब दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा था। उस समय मलिक कफूर खिलजी का गुलाम, जिसने वारंगल पर हमला किया और काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर दी थी, जैसे कि मंदिर और बहुत कुछ, और दिल्ली को जीत लिया। लेकिन 1316 में अलाउद्दीन की मौत हो गई। उसके बाद कौन गद्दी पर बैठेगा, उनके बच्चों में इस बारे में बहस होने लगी, और इसी बीच वारंगल पर दोबारा हमला किया गया। उस टाइम के राजा प्रताप देव को बंदी बना लिया गया। अमन देव, जो कि प्रताप देव के छोटे भाई, उनको पता चला, वो परिवार सहित और दंतेश्वरी माँ की मूर्ति लेकर वहाँ से चले गए, और वो काफ़ी इलाके को जीतते हुए निकले, जिसमें बस्तर भी था। और फिर वो दंतेवाड़ा पहुँचे और दंतेश्वरी माँ खुद ही वहाँ पे स्थापित हो गई, और उसी वजह से वहाँ का नाम दंतेवाड़ा भी पड़ा था। वैसे तो ये भी कहते हैं कि माँ शक्तिपीठ के जब दांत वहाँ गिरे थे, उस जगह में गिरे थे, जिससे उस जगह का नाम दंतेवाड़ा पड़ा था। खैर, तो बस्तर के राजा बने अमन देव। यहाँ ज़्यादातर लोग आदिवासी ही थे और यहाँ पर कोई ज़्यादा हमला भी नहीं करता था। काफ़ी समय तक ये जगह सेफ रही। लेकिन जब 1750 में मराठा सारे देश पर अपना कब्जा कर रहे थे, तब नागपुर के राजा ने भी छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों पर हमला किया, जिसमें कि बस्तर था, और उन्होंने वहाँ के राजा से टैक्स वसूलना शुरू किया। लेकिन जो हालात बिगड़े वो समय था जब 1818 में मराठा एंग्लो मराठा वॉर में हार गए, और फिर सब कुछ अंग्रेज़ों के अंडर आ गया। और
अंग्रेज़ों को पता चलता है कि दंतवाड़ा की ज़मीन में काफ़ी लोहा मिनरल्स है, तो उन्होंने दंतवाड़ा और बस्तर में काफ़ी फैक्ट्रियाँ खोली और उन फैक्ट्रियों को ऑपरेट करने के लिए बाहर से एक्सपर्ट बुलाए और मजदूरी के लिए वहीं के आदिवासियों को रखा। और अंग्रेज़ उन आदिवासियों पर बहुत अत्याचार करते थे, उनको अनपढ़ गवार समझते थे, तो उन पर वो काफ़ी अत्याचार करते थे। बस्तर के लोगों को टैक्स देने के लिए भी कहा जाने लगा, लेकिन उन आदिवासियों के यहाँ तो करेंसी होती ही नहीं थी, वो तो एक सामान के बदले दूसरा सामान देते थे। तो टैक्स ना देने की वजह से आदिवासियों को और ज़्यादा पीटा मारा जाने लगा। उसके बाद क्या था, आदिवासियों ने 1910 में गुरिल्ला युद्ध आंदोलन शुरू किया। इसमें आदिवासी लोग छुपकर अंग्रेज़ों पर हमला किया करते थे और काफ़ी अंग्रेज़ों को मार गिराया था, जिससे बस्तर में आने से लोग डरते थे। कोई भी बस्तर में नहीं आता था, वहाँ पे आने से लोग डरना शुरू हो गए थे। फिर अंग्रेज़ों ने हमला किया और काफ़ी लोगों को मारा और जेल में भी डाला। बस्तर के राजा थे रुद्र प्रताप देव, जो कि अपना प्रजा से बहुत प्यार करते थे और इस बात का एहसास बस्तर के लोगों को भी था। और राजा चाहते थे कि उनके बाद बस्तर उनकी बेटी प्रफुल्ल कुमारी को मिले, जो कि उनको कुछ समय बाद मिला भी। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको बस्तर का राज्य इसलिए दिया था ताकि अंग्रेज़ लोग बस्तर पर राज कर सकें, वहाँ के जो लोहा मिनरल्स हैं वो ले सके। लेकिन रानी प्रफुल्ल कुमारी ने ऐसा होने नहीं दिया। फिर 3 साल के बाद प्रफुल्ल कुमारी जी को लंदन ले जाकर मरवा दिया गया और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उनके 6 साल के बेटे को गद्दी पर बिठाया, ना कि उनके पति को। जो उनके बेटे का नाम था वो था प्रवीर चंद्र भोजदेव को, और उन्होंने उसे लंदन भेज दिया ताकि वो अंग्रेज़ों के तौर तरीके सीख जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। ये बात है 1947 की, जब भारत को आज़ादी मिली थी और काफ़ी रियासत भारत आने लगी और फिर निज़ामुद्दीन के राजा बलडाला को पाने के लिए परवीर चंद्र से मिलने लगे और कांग्रेस सरकार को लगा कि परवीर चंद्र निज़ामुद्दीन से मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर बस्तर पर काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिससे परवीर चंद्र को वहाँ के लोगों को लगा कि उनकी जो चीज़ें हैं उनसे ली जा रही है, जिससे परवीर चंद्र और सरकार के बीच में काफ़ी गर्मागर्मी शुरू हो गई। और 1952 में कांग्रेस बस्तर में इलेक्शन हार गई, लेकिन सरकार उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने पास ले ली थी और फिर परवीर चंद्र ने अपने लोगों के साथ मिलकर जल जंगल के नारा शुरू किया। लेकिन सरकार ने उन्हें पागल बताकर पागल खाने में भर्ती करवा दिया। लेकिन वो वहाँ से वापस तो आ गए, लेकिन फिर उन्होंने उनके जो छोटे भाई थे उनको राजा बनवा दिया गया। लेकिन फिर इलेक्शन हुए और परवीर चंद्र फिर इलेक्शन में जीते। लेकिन इसके बाद सरकार बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी और सरकार ने परवीर चंद्र पर हमला किया और उनकी डेथ हो गई। ये मुद्दा संसद तक भी पहुंचा, लेकिन सरकार ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन बस्तर के लोग तो सब कुछ जानते थे, उन्हें सब कुछ पता था, क्योंकि उनके सामने ही डेथ की गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके थे। और फिर छत्तीसगढ़ में नक्सली की एंट्री आसानी से होने लगी, क्योंकि उन्होंने फिर एंट्री उनको आने दिया, उनको रोका नहीं। और फिर ठीक 1 साल बाद 1967 में चारू मुजमदार और कान्हू सन्याल ने ये फैलाना शुरू किया कि जो खेती करता है, जो ज़मीन उसी की है होगी, ना कि ठेकेदार की। और इससे काफ़ी लोगों को भड़काया, जिससे कि अगर ठेकेदार अगर कुछ बोलते थे तो उनको मार दिया जाता था। और इस चीज़ फिर काफ़ी जगह से नक्सली आंदोलन फैल गया। बस्तर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लोग सरकार के खिलाफ काफ़ी भड़क चुके थे और नक्सली एंट्री वहाँ आसानी से होने लगी और वहाँ इन्हें छुपने की जगह भी मिलने लगी और 200 राज्यों के अपने अंडर ले चुके थे।
और फिर सरकार अलग अलग इलाके में जाकर इन नक्सलियों को रोका। आज 2024 में ये नक्सली दंतेवाड़ा और बस्तर तक ही रह गया है और सरकार का दावा है कि कुछ सालों में ये नक्सलवाद पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग का क्या कहना है? कहीं ना कहीं नक्सलवाद को बढ़ावा सरकार ने ही दिया है। उस समय अगर वो राजा परवेज चंद्र को समझती तो ये नक्सलवाद कभी पैदा ही नहीं होता, क्योंकि कुछ तो अंग्रेजों ने आदिवासियों को परेशान किया था और फिर कुछ सरकार ने। तो इसी चीज़ों से रिजल्ट निकला जो जायज़ था। लेकिन आज भी बस्तर के दिलों में उनके राजा परवीन चंद्र बसे हुए हैं।